हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स पर हमारी एक क्लास कंप्लीट पूरी हो चुकी है, तो आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो इस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास का मतलब ये है कि आज हम देखेंगे अपनी दूसरी क्लास को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इस बार तो आपको क्या करना है, अपनी सीट छीन कर ले ही जानी है। क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव होने से पहले यानी 24 में चुनाव है, उससे पहले क्या होगा कि सरकार कई भर्तियां निकाल देगी और कई भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, कई परीक्षाओं की डेट आपको मिल जाएगी। तो इस बीच क्या करें कि आप अपनी तैयारी में बने रहिएगा, क्योंकि जो तैयारी में बना रहेगा सफलता उसी को मिलेगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी से नहीं भटकिएगा, क्योंकि आपका भटकना आपकी तैयारी से आपको दूर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहां होंगे सिंहासन वहां होगा। तो आज की अगर हम क्लास को देखें तो आज हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे, उसके बाद देन विटामिन की किसी दिन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पावर बॉइल्ड राइस। जो पावर बॉइल्ड राइस है यानी चावल है, वो अच्छी मात्रा में किसका स्रोत है, तो वो थायमिन का स्रोत है। किसका स्रोत है, तो आप बताएंगे कि वो थायमिन का स्रोत होता है। अगर बात की जाए कार्निल जीरोसिस, कार्निल जीरोसिस क्या है, तो ये सूखापन विटामिन है, एक ही कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। अगर किसी को क्या हो जाए, कार्निल जीरोसिस का मतलब होता है ये आंखों के जो किनारे होते हैं वो सूख जाते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो ये किसका संकेत है, तो ये विटामिन ए की कमी का संकेत है, या कहें कि विटामिन ए का एक रोग विषयक चिन्ह है। यानी ये बताता है कि आपकी बॉडी में विटामिन ए कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंखों की कॉल है, यहाँ पे क्या होती है, आपको सूखापन सा यानी इसमें क्या होता है कि आपको खुजली और सूखापन महसूस होता है, ड्राई ड्राई सा महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण कौन सा होगा। जैसे सपोज आपके शरीर में विटामिन ए कमी होती जा रही है, आपको जब तक सिम्टम नहीं होते पता पड़ते तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर अभी के डॉक्टरों की बात की जाए तो वो चेकअप की बोलते, बट पहले के जो डॉक्टर थे वो केवल और केवल सिम्टम के आधार पर रोग का पता लगा लिया करते थे कि अगर ये सिम्टम है तो ये वाला रोग होगा। बट अभी के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें क्या है कि अगर आप चेकअप करवाते हैं उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि आपको कौन सी या किस चीज की बीमारी है या किस चीज की कमी है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। अगर बात की जाए तो पहला लक्षण क्या होगा अगर विटामिन ई की कमी हो जाए। सपोज मैं गाजर ना खाऊं और विटामिन ए जिन जिन स्रोतों से मिलता है, जैसे जो मतलब मानव जनित या कहें जंतु जनित जो भी स्रोत हैं सब में विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है, और वो सारे स्रोत में नहीं लूं तो भी मुझे क्या होगा, विटामिन ए की कमी अंदर से महसूस होगी। तो यहाँ पे अगर कमी हो जाती है तो सबसे पहला जो रोग बनेगा विटामिन ए की कमी का, वो बनेगा रतौंधी। आप इस तरह से इस टर्म को समझिए कि विटामिन ए की कमी से सबसे पहले बनने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रतौंधी रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर विटामिन ए सी ई, विटामिन क्या क्या है, ए है, सी है और ई है, तो ए सी ई क्या है, तो आप बताएंगे ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ए सी ई क्या है, तो ये यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। कौन कौन से विटामिन, तो याद रखेंगे ए सी ई। आपने देखा होगा ई विटामिन को बहुत ज्यादा रेफर किया जाता है खाने के लिए, तथा इसको हर यूज में ले लिया जाता है अभी के तौर पर। अगर बात की जाए यहाँ पे डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण, ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण यानी ऑब्जॉर्प्शन का प्रसार विटामिन डी द्वारा होता है। अगर विटामिन डी क्या हो जाए कि कम हो जाए हमारे शरीर में, तो
जो हमारा क्या हो रहा है, कैल्शियम का जो अवशोषण हो रहा है, ऑब्जर्प्शन हो रहा है, वो क्या है, तो विटामिन डी के द्वारा ही संभव है। तो ये क्या प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फॉलिक अम्ल को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वर्गीकृत किया गया है। जो फॉलिक अम्ल है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वर्गीकृत किया गया। आप याद रखेंगे फॉलिक अम्ल में ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, देन उसके बाद विटामिन सी भी फॉलिक अम्ल में ही आता है। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन सी को भी फॉलिक अम्ल के अंतर्गत रखा जाता है वर्गीकरण में। जब इनका हम क्या करते हैं, इनका डीपली वर्गीकरण करते हैं। लोहे का यहाँ पे लोहा जो है आयरन, उसके अगर अवशोषण की बात की जाए यहाँ पे, तो याद रखिएगा अवशोषण का मतलब है यहाँ पे ऑब्जर्प्शन। तो ये क्या हो जाएगा, तो अवशोषण यहाँ पे फेरस रूप में ही होता है और अम्लीय माध्यम में विटामिन सी की उपस्थिति से ये प्रक्रिया हो पाती है हमारे शरीर में। अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा और विटामिन सी यहाँ नहीं होगी तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं हो पाएगी। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट वन देखें। लोहे का अवशोषण सबसे पहले कहा, तो याद रखिएगा लोहे का अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय एवं जेजुनम वाले भाग में होता है। तो लोहे का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। कभी कभी इतना शॉर्टली आ जाता है, याद रखेंगे। वैसे इसमें क्या है, पार्ट दे रखे हैं, पक्वाशय और जेजुनम वाले भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट वन की बात करते हैं। विटामिन ई, जो विटामिन ई है वो क्या है, विटामिन ई बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। विटामिन ई को क्या, मैंने क्या कहा था कि ए यहाँ पे था ACE, मैंने कहा था ई को बहुत ज्यादा रेफर किया जाता है खाने के लिए। तो विटामिन ई को क्या, तो ये बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है, यानी जनन क्षमता को ये बढ़ा देती है अगर इसका सेवन कोई भी करता है तो। चलिए, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर यानी चेंज कहाँ से होता है, तो रेटिनॉल में यकृत कराता है। जो हमारी बॉडी है अगर उसमें बात की जाए बीटा कैरोटीन का, तो यहाँ पे जो चेंज कराता है वो कौन कराता है, तो यहाँ पे रेटिनॉल में यकृत कराता है। रेटिनॉल में कौन कराता है, तो यकृत कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और वसा में घुलनशील है। विटामिन डी कैफी है, इसका जो मतलब रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ये वसा में घुलनशील है और यहाँ पे क्या होता है, अस्थि, जो हमारी अस्थि होती है उनकी विकृति हो जाती है, यानी एंटीनेटिक यहाँ पे विटामिन कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, तो अस्थि विकृति विनाशक विटामिन बी को कहा जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। विटामिन डी के क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, यानी आगे गया आर्गोनिकॉल की, एक बार और हम बता चुके हैं। तो आर्गोनिकॉल की किसको, कॉले कैल्सीफेरॉल को। जब कोले और आर्गो दोनों मिल गए तो उन्होंने क्या किया कि इसका सक्रिय रूप डिजाइन कर दिया। जिसका सक्रिय रूप क्या है, कॉल करी, तो कॉल से एक सक्रिय प्रक्रिया एक्टिव हुई, यानी एक एक्शन एक्टिव हुआ, तो क्या हो गया, वो सक्रिय रूप 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, याद रखेंगे। किसका रूप है, तो ये यहाँ पे है कॉलिन कैल्सीफेरॉल का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन की ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि यौगिक जो है उनका क्या कार्य होता है, तो याद रखिएगा यौगिक ही विटामिन को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। तो यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यही 3 मेन होते हैं मतलब हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट से हम ऊर्जा लेते हैं, वसा से ऊर्जा लेते हैं और प्रोटीन से ऊर्जा लेते हैं। हम सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं, खाद्य पदार्थों में, तो कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है, तो हमें वसा देती है। ये 3 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब वसा हमारी 1 ग्राम में कितना देती है, तो 9 किलोग्राम कैलोरी देती है। अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो ये 1 ग्राम में कितना किलो कैलोरीज देते हैं, तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा देते हैं 1 ग्राम में। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इधर कहाँ थे अभी हम, तो यहाँ पे क्या था, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, विटामिन कहलाते हैं, क्योंकि यौगिकों की ही संज्ञा दी जाती है विटामिन को।
तो ये ऊर्जा का क्या करते हैं, निकालना सुगम बनाते हैं। अगर ये ना हो तो ये सुगमता, सरलता और हमारी जो बॉडी है और इतना इजी नहीं कर पाए इस प्रोसेस को, तो ये विटामिन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मानव दूध विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव दूध जो है उसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि आयरन की मात्रा यहाँ पे नगण्य होती है, ठीक है। मानव दूध में आयरन की जो मात्रा होती है वो नहीं होती है, ठीक है। और जहाँ की विटामिन ए का क्या होता है, मानव दूध अच्छा स्रोत होता है। मैंने अभी भी कहा था कि विटामिन ए जो जानतव्य है या कहें मतलब जंतु जगत से अच्छे स्रोतों से प्राप्त होता है, या कहें अच्छा यहाँ पे रेशो निकलता है इसका। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे टाइप्स हैं, यानी ये क्या है, तो ये हमारे लार है और लार ग्रंथियां हैं। तो अगर टाइलिन की बात की जाए तो लार ग्रंथि से निकलती है टाइलिन। अगर बात की जाए एमाइलेज की तो ये लार ग्रंथि और अग्नाशय से निकलती है। एमाइलेज कहाँ पे है, लार ग्रंथि और अग्नाशय से निकलती है। अगर बात की जाए यहाँ पे पैशन की तो ये अमाशय से निकलता है। अगर बात की जाए टिप्सिन की तो ये अग्नाशय से निकलता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। टिप्सिन पा आधा है तो यहाँ पे गा आधा है तो अग्नाशय से निकलता है। पैसिन यहाँ पे कुछ भी आधा नहीं है, बट वहाँ 3 है, यहाँ पे कितने 4 हो जाएंगे, तो अमाशय से निकलता है। अगर लाइपेज की बात की जाए तो लाइपेज कहाँ से, तो ये अग्नाशय से स्रावित होने वाला क्या है, एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मानव दूध हो गया। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए सिफिलिस, तो ये क्या है, जननांगों में होता है ये रोग, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पे सिफिलिस की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ होता है, तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं उनमें, यानी जननांगों में ये हो जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे है मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस क्या है, तो स्पाइनल कोड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है तथा मस्तिष्क, उसमें ये रोग हो जाता है, मेनिनजाइटिस। यहाँ पे यानी हमारी जो मेन सर्कल है यानी स्पाइरल जो है या रीढ़ की हड्डी जो है उसमें तथा हमारे मस्तिष्क में ये रोग हो जाता है। अगर बात की जाए एंजिमा की तो ये त्वचा में होता है, जो हमारी स्किन है केवल उस पर ये नजर आता है। अगर बात की जाए क्रिप्टो यहाँ पे कॉक्सिस की, तो ये क्या है, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम में हो जाता है ये बीमारी। अब यहाँ पे कुछ मतलब यंत्र हैं या कहें तो कुछ गैजेट हैं जिनके माध्यम से हमारा बॉडी कभी कभी हमारे ओरिजिनल पार्ट काम नहीं करते, तो हम आर्टिफिशियल पार्ट डलवाते हैं, या कहें कि आर्टिफिशियल पार्ट एक्टिव मतलब आर्टिफिशियल पार्ट डालकर हम अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पेस मेकर की बात की जाए तो यहाँ डलता है और ये हमारी हृदय की गति को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ डलता है और यहाँ से ये हृदय की गति को कंट्रोल करता है। अगर बात की जाए ऑटो एनालाइजर की, तो ये क्या है, तो ये ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑटो यहाँ पे एनालाइजर क्या है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए क्या करते हैं, उपयोग में इसको लाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, अगर इसको देखा जाए तो इसको कहते हैं सीटी स्कैन। ये क्या होता है, सीटी स्कैन का चार्ज भी काफी होता है और ये जो पर्सन है उसके संपूर्ण शरीर को चेक करता है। सीटी स्कैन एक गुफा टाइप का होता है, ऐसे समझिए जैसे आप सुरंग में जाते हैं, उसमें आपकी पूरी बॉडी चली जाती है, वो पूरा चेकअप होके आती है। तो फुल बॉडी चेकअप किससे होता है, याद रखेंगे, सीटी स्कैन से। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी डिजाइन हो जाए कि व्यक्ति यानी रोगित व्यक्ति की पूरे बॉडी का चेकअप या पूरे शरीर की जांच किससे होती है, तो सीटी स्कैन के माध्यम से होती है। अगर उसकी यूरिया और ग्लूकोज और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी हो तो हम कौन सा परीक्षण उपयोग करेंगे या कौन सा टेस्ट लेंगे, तो वो हो जाएगा ऑटो एनालाइजर टेस्ट, उसका कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, जो आपको दिखता है ब्रेन, जो हमारे क्या है सबसे ऊपर जो होता है वो ब्रेन होता है, ब्रेन ही हमको जो बनाना चाहे वो बना सकता है। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जो तीनों ही पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर बात की जाए अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क माने आगे का पार्ट, याद रखेंगे, अग्र माने होता है आगे, तो आगे का पार्ट। अगर बात की जाए मध्य मस्तिष्क की, तो ये हो जाएगा सेंटर यानी बीच का पार्ट। अगर इसकी बात की जाए पार्श्व की, तो यह हो जाएगा पीछे का पार्ट। कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति,
तो यानी पाश्चात्य संस्कृति जो निकल चुकी है उस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा पाश्च का मतलब हो गया मस्त, यहाँ पे पाश्च मस्तिष्क का बना होता है, तो पाश्च का मतलब हो गया कि पीछे वाला पार्ट, ठीक है, मध्य का बीच में, पूर्व यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, तो अग्र की, अग्र को यहाँ पे पूर्व नहीं लिखा गया बट अग्र लिखा गया, तो अग्र मस्तिष्क आगे होता है, मध्य बीच में होता है और पश्च यानी पीछे होता है। अगर बात करें अर्थाइटिस, तो ये क्या होता है, तो जो हमारे जोड़ हैं, जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जोड़ मौजूद है वहाँ वहाँ क्या है, यहाँ पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। जैसे सपोज ये जोड़ है, जैसे ये मतलब घुटनों का जोड़ है, तो इस तरह से ऐसे जोड़ों पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। इसी को कहा जाता है यहाँ पे अर्थाइटिस की बीमारी कहा जाता है, अर्थाइटिस हो गया। तो जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं बॉडी में वहाँ वहाँ सूजन हो जाती है। तो मे बी आज आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और रहा आपकी क्वेरी के मैम बोर्ड चेंज करिए, तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की व्यवस्था करने की सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे सब कुछ मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी स्टूडेंट के पास इतना पेमेंट करने की व्यवस्था नहीं होती कि उससे कुछ लिया जा सके। तो ये केवल और केवल इसलिए चल रहा है कि जितना संभव हो सके उतनी क्या हो स्टूडेंटों की मदद हो सके। तो चलिए, तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट देखिए, क्योंकि हमें क्वेरी मिली आज कि मैम आप अपना बोर्ड चेंज कीजिए, तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला लक्षण कौन सा प्रकट होगा, तो रतौंधी प्रकट होगा, याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से। और यहाँ पे पारवाइल्ड राइस, तो यहाँ पे परवल जिसको कहते हैं चावल, तो याद रखिएगा पारवाइल्ड राइस जो है वो थायमिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे विटामिन ए सी ई क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉलिक अम्ल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आता है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए कि अवशोषण किसके द्वारा हो सकता है लोहे का, तो वो याद रखेंगे विटामिन सी की उपस्थिति से ये सरल हो जाता है इसका अवशोषण। और किन पार्टों में होता है, तो छोटी आंत के पकवा से एवं जेजुनम, यहाँ पे जेजुनम वाले भाग में होता है। अगर बात की जाए विटामिन ई की, तो ये वाष्पन रोकने वाली औषधि के रूप में काम आती है, ये चेहरे पर ग्लो भी लाती है। अब तो इसको क्या करते हैं ऑयल में, यानी ऑयल में डालकर सिर में भी लगाते हैं, तो कहते हैं कि बाल बढ़ जाते हैं विटामिन ई लगाने से। तो इस तरह से चेहरे के ग्लो के लिए, चेहरे की मसाज के लिए, अंदर खाने के लिए, जो अंदर मतलब डेली लेते हैं विटामिन ई का कैप्सूल, उनके अंदर एक ग्लो सा रहता है उनकी बॉडी में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में यकृत करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो कौन करता है, तो यहाँ पे रेटिनॉल में कौन करता है, तो यकृत करता है। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। ये अस्थियों को इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। अगर इसकी कमी हो जाए, ये बस हमें वनजीन होती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, आर्गो कोले और यहाँ पे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से इसके 3 टाइप्स होते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल, पॉली कैल्सीफेरॉल और यहाँ पे 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं यौगिक जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालने सुगम बनाते हैं, वो विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सुगमता से ऊर्जा निकालते हैं। संपूर्ण शरीर का चेकअप कराना वो रोगी का तो कौन सा होगा, सीटी स्कैन होगा, याद रखेंगे। हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए पेसमेकर होता है, या हृदय की गति में गति लाने के लिए भी पेसमेकर होता है। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, पश्च, मध्य और यहाँ पे है अग्र मध्य और पश्च। अग्र को मध्य बोलिएगा, अग्र की जगह पूर्व कर लो, अग्र की जगह आप क्या कर लो, पूर्व, मध्य और पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको एक रोग जरूर याद रखना है, वो है यहाँ पे सिफिलिस। ये क्या है, जननांगों में हो जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्लूरेसी, तो ये छाती में हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्लूरेसी कहाँ पे होती है बीमारी, तो ये छाती पर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्रिप्टो, यहाँ पे कॉक्सिस, तो ये स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम में हो जाती है। तो चलिए टाइलिन की बात करें तो ये लाल ग्रंथि में पाया जाता है एंजाइम। अगर पैप्सिन की बात करें तो यह मासे में पाया जाता है। तो इस तरह हमने क्या करा, अपनी क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को देख लिया जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और इसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, आपको उसमें मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको क्या करना है कि बिजी शेड्यूल सबके पास है, तो आपको केवल सुनना है, और सुनने के बाद देन एक बार जो इमेज आएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उसको विजुअल कर लेना है, जिससे कि क्लास के नोट्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और जो हमने साइंस की श्रृंखला की कहा था वो जल्दी ही हम स्टार्ट कराएंगे, जो एनसीईआरटी की कहा था। ठीक है, तो हो सकता है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि हम कब से साइंस की यानी एनसीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।